तो हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। ठीक है। किस तरीके से उसका फॉर्मूला होता है, किस तरीके से बिहेव करता है, कैसे निकालते हैं उसको। ठीक है। एंड साथ साथ में हमने ये भी डिस्कस करा था कि यूनिफॉर्म बॉडी है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार भैया उसको जरूर देखिएगा, तभी जाके आपको ये वाला लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पता नहीं रहेगा तो आप उसके थ्योरम जो भी परपेंडिकुलर और पैरेलल एक्सिस के हैं वो आपको श्योर है कि नहीं समझ में आने वाला है। ठीक है। तो एक बार आप उसको जरूर देखिएगा। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग, पहले पैरेलल एक्सिस के थ्योरम को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद परपेंडिकुलर एक्सिस के थ्योरम को डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो पहला काम हमारा रहेगा आज का जो टॉपिक है, फर्स्ट थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ठीक है। अब थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस में करना क्या होता है, तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस भी कहता है ये है कि आपके पास में कोई सिस्टम है, ठीक है, या फिर कोई एक बॉडी है जिसका आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो पैरेलल एक्सिस में क्या होता है कि आपके पास में दो दो एक्सिस होते हैं। देखो, इससे पहले हम लोग जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते तो एक एक्सिस होता था हमारे पास में, जैसे सपोज करो कि ये एक कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है। इस ऑब्जेक्ट का कुछ मास होगा और वो एक एक्सिस के साथ में आर डिस्टेंस पे अगर रखा गया है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग फाइंड आउट करते थे एम आर स्क्वायर करके, इस तरीके से। ठीक है कि एक बॉडी है जिसका मास है एम, एम मास का कोई ऑब्जेक्ट आर डिस्टेंस पे किसी एक्सिस के थ्रू रखा गया है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, वो आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, हमने ये फाइंड आउट करा था। तो अब पैरेलल एक्सिस क्या बोलता है कि आपके पास में उसी ऑब्जेक्ट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, आपके पास में दो दो एक्सिस होते हैं। पहले तो हम एक एक्सिस के लिए पढ़े थे, इसमें क्या होता है आपके पास में दो एक्सिस होते हैं। अब उन दोनों एक्सिस में होता क्या है कि एक एक्सिस 100% श्योर होता है कि उसको आपको सेंटर ऑफ मास पे रखना पड़ता है। उस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास जहां पे भी होगा, ठीक है, उस सेंटर ऑफ मास पे एक एक्सिस तो होना ही चाहिए, उसके बाद दूसरा एक्सिस आप कहीं पे भी रख लो। ठीक है। जैसे लेट सपोज आपके पास में ये कोई एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, रैंडमली कोई कोई सा भी एक ऑब्जेक्ट ले सकते हो। तो सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, सपोज करो इधर पे, चलो मानते हैं ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे। ठीक है। तो पहला जो एक जो एक्सिस होगा, देखो उसमें दो दो एक्सिस की बात करनी है, क्योंकि पैरेलल एक्सिस का मतलब होता है दो एक्सिस लेना है और दोनों को पैरेलली रखना होगा। ठीक है। एक्सिस दो होंगे, पैरेलल तभी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा जब आपके पास में दो दो एक्सिस होंगे। एक एक्सिस से काम नहीं चलेगा, दो एक्सिस लेना है जिनमें से एक 100% आपका सेंटर ऑफ मास पे होगा। तो हम सपोज करते हैं इस पूरे ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास इस जगह पे है। ठीक है, इधर पे उसका सेंटर ऑफ मास है, इस पूरे ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो सकता है, रैंडमली मतलब नॉर्मल ऑब्जेक्ट है तो कहीं पे भी हो सकता है। और सेंटर ऑफ मास के लेक्चर में हमने आपको डिस्कस करा था कि कोई सा अगर ऑब्जेक्ट है, सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, रेक्टेंगुलर शेप का ऑब्जेक्ट है, तो उसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, उधर हम लोग डिस्कस करा था कई सारे ऑब्जेक्ट का। ठीक है। तो अब अगर सपोज करो ये रैंडमली एक ऑब्जेक्ट लेते हैं तो उसका सेंटर ऑफ मास हम सपोज करते हैं इधर पे, तो एक एक्सिस तो आपको यहीं पे रखना होगा सेंटर ऑफ मास पे। तो पहली एक्सिस तो हमारी यहीं पे जाएगी सेंटर ऑफ मास से। ठीक है। तो उस एक्सिस का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसको आईसीएम से दिखाते हैं। ठीक है, इस एक्सिस का जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसको आईसीएम से दिखाते हैं। तो उस एक्सिस को एक नाम दे दो, लेट्स सपोज सीडी। ये एक एक्सिस है सीडी जो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया से जा रही है, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आईसीएम के बराबर होता है। मतलब आई सीएम का मतलब सेंटर ऑफ मास, तो आई सेंटर ऑफ मास मतलब हो जाएगा सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आईसीएम से दिखाते हैं। ठीक है, पहली चीज। अब जो दूसरी एक्सिस होती है वो इसके पैरेलली रखते हैं। ठीक है, कहीं पे भी रख लो। पैरेलल का मतलब इसके ठीक सामने पैरेलल, इसी तरीके से या तो इधर रख लो, ठीक है, या तो इस साइड पे रख लो। तो पैरेलली आगे पीछे इसके कहीं पे भी रख लो, बस पैरेलल होना चाहिए। ठीक है। तो दूसरी एक्सिस कहीं पे भी रख सकते हो। तो सपोज करो दूसरी एक्सिस इससे ना एक्स डिस्टेंस पे रखते हैं, दूसरी एक्सिस को इससे एक्स डिस्टेंस पे रख लेते हैं यहाँ पे, एंड नाम दे देते हैं इसको ए बी। ठीक है, दूसरी एक्सिस को एक्स डिस्टेंस पे रखेंगे और नाम देंगे उसको ए बी। एंड सपोज करते हैं इस पूरे ऑब्जेक्ट का मास है एम। ठीक है, पूरे ऑब्जेक्ट का क्या है, मास एम है। तो सपोज करते हैं इस पूरे ऑब्जेक्ट का मास एम है। ठीक है, उसके बाद जब इस वाली ऑब्जेक्ट से सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो हमको मतलब ये पूछता है कि जो आपने दूसरा पैरेलल एक्सिस बनाया है
ठीक है, जिसको आप सेंटर ऑफ मास से एक्स डिस्टेंस पे रखते हो, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दो भी कितना आएगा। तो इस ए बी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना हो तो उसको दिखाना होगा आई से। ठीक है, तो ए बी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिखाएंगे आई से। आगे चलेंगे, जो पैरेलल एक्सिस का थ्योरम बोलता है, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा हमने उसको दिखा दिया आई से, प्लस करके मतलब आगे चलेंगे इक्वल करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सी डी, तो लिखेंगे आई सी एम। ठीक है, सी डी का जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो लिखेंगे, और ऑब्जेक्ट को या फिर इस पैरेलल एक्सिस को, ठीक है, एक्स डिस्टेंस पे रखे हो एंड मास इस पूरे ऑब्जेक्ट का हमने सपोज करा एम, तो एम मास का कोई ऑब्जेक्ट है जो कि एक्स डिस्टेंस पे रखा गया है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर के बराबर होता है। एम मास का कोई ऑब्जेक्ट आर डिस्टेंस पे रखा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर। तो इस पूरे सिस्टम का, इस पूरे ऑब्जेक्ट का मास हमने एम लिया है, जिसमें दो एक्सिस हमारे पास में, जिसमें से एक एक्सिस एक्स डिस्टेंस पे है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, एम एक्स स्क्वायर। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर पैरेलल एक्सिस, आई इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला बनता है आपके पैरेलल एक्सिस का। ठीक है, अगली बात सुनो। अच्छा, एक चीज याद, ये कंफर्म याद रखना कि ये जो सेंटर ऑफ मास वाली चीज है ना, ये कंफर्म तो 100% एक लाइन सेंटर ऑफ मास से भेजनी ही भेजनी है, ये तो आपका आंसर फिर कभी नहीं आएगा, तो आप फिर पैरेलल एक्सिस का थ्योरम अप्लाई ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये चीज तो हमेशा याद रखना कि जब भी आप पैरेलल एक्सिस का थ्योरम अप्लाई करोगे तो एक एक्सिस आपका सेंटर ऑफ मास से जाना चाहिए, दूसरा उसके पैरेलली कहीं से भी जा सकता है। ठीक है, तो उस केस में फॉर्मूला मिलेगा आई इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम एक्स स्क्वायर। इसमें आई जो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इस पूरे सिस्टम का, जिसको हमको निकालना था। आई सी एम जो होता है सेंटर ऑफ मास से जाने वाली लाइन या फिर जाने वाली एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। एंड एम एक्स स्क्वायर में एम जो होता है उस पूरे सिस्टम का मास होता है, एक्स जो होता है दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस होता है एक्स। ठीक है, ये याद रखना। आगे अगर इसका प्रूफ करना हो, ठीक है, कि इसका प्रूफ किस तरीके से आता है कि भैया ये फॉर्मूला आता कैसे, तो अगर इसके प्रूफ की बात करें तो प्रूफ के लिए सिंपल क्या करोगे, पहला काम सपोज करो कि इस पूरे ऑब्जेक्ट का मास तो m था। ठीक है, तो अगर हमको ICM की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि ICM की वैल्यू कितनी है, क्योंकि ICM तो हमने अभी, ये तो फॉर्मूला हमने लिखा है कि पैरेलल एक्सिस के थ्योरम ये फॉर्मूला होता है, उसमें ICM कितना होता है। तो इसका जब हम लोग डेरिवेशन करते हैं या फिर प्रूफ करते हैं तो कैसे करेंगे, तो सपोज करेंगे कि एक जो इस पूरे सिस्टम है ना, इस पूरे सिस्टम में छोटा सा टुकड़ा ले लेंगे, कुछ भी ले सकते हो, तो इस छोटे से टुकड़े का मास ले लेते भैया इधर, एम मास का एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं जो कि ये सी डी से आर डिस्टेंस पे है। ठीक है, इस पूरे सिस्टम में एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे जो कि सी डी से आर डिस्टेंस पे है, मतलब सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस से आर डिस्टेंस पे एम मास का एक ऑब्जेक्ट रखेंगे। तो अगर एम मास का एक ऑब्जेक्ट आर डिस्टेंस पे सी डी एक्सिस के थ्रू रखा गया है, तो आईसीएम की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट CD, CD मतलब सेंटर ऑफ मास वाली लाइन, जाहिर सी बात है, मतलब इस केस में सेंटर ऑफ मास वाली लाइन है। तो CD के थ्रू अगर हम ICM देखा जाए तो कितना हो जाएगा, मास कितना है भैया m। ठीक है, एंड एक चीज और, हमने एक छोटा सा पार्टिकल उठाया है ना, तो पूरे सिस्टम का, अच्छा पहले एक छोटे से निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर। सिंपल सा ये एम आर स्क्वायर हमारा फॉर्मूला बनेगा। तो हमने एक छोटे से सिस्टम, मतलब इस पूरे सिस्टम में से पूरे ऑब्जेक्ट का एक छोटा सा पार्ट उठाने के लिए बोला था। ठीक है, अब अगर छोटे से पार्ट्स को उठा उठा के हम लोग पूरा कैलकुलेट करेंगे तो क्या करना होगा, लास्ट में जाके हमको या तो इंटीग्रेशन करना होगा या फिर समेशन करना पड़ता है, या तो सबको जोड़ दो या फिर इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, तो जोड़ने का मतलब होता है इसका समेशन कर दो, तो ये फॉर्मूला बनेगा ICM का। ICM इज इक्वल टू समेशन एम आर स्क्वायर, मतलब हर एक पार्टिकल के लिए जब निकालोगे तो सबको जोड़ दो, एक साथ काम हो जाएगा समेशन लगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बनेगा ICM इज इक्वल टू समेशन एम आर स्क्वायर। मतलब हमने क्या करा कि अगर ICM से मतलब ICM की वैल्यू निकालनी है, सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम इस पूरे सिस्टम से एक छोटा सा पार्टिकल उठाएंगे जिसका मास होगा m, जो कि इस सिस्टम CD वाले से एक्सिस से r डिस्टेंस पे रख लेंगे। ठीक है, कोई सा भी डिस्टेंस आपकी मर्जी, d डिस्टेंस पे रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो हम लोग r डिस्टेंस पे रख के चलेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर, एंड पूरे सिस्टम के लिए निकालेंगे तो समेशन लगा देंगे। ठीक है, अगला काम, अब AB से निकालेंगे, उसी पार्टिकल के लिए AB से निकालो। ठीक है, तो लिखेंगे आगे क्या चलेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AB,
ए बी के अबाउट, क्योंकि हम लोग ये फॉर्मूला भी ए बी के अबाउट ही निकाले थे, ठीक है। ये जो फॉर्मूला हमारा था वो ए बी के अबाउट निकाले थे। तो अब ए बी के अबाउट इस पार्टिकल के लिए अगर हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना, तो क्या होगा? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला भी है ऑब्जेक्ट का मास कितना है, डिस्टेंस कितना है, ये करते हैं ना। ऑब्जेक्ट का जो भी मास होगा और वो एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, तो ये लिखेंगे आई ए बी करके लिखो, या फिर सिंपल आई लिख लो, है ना। सिंपली आई लिखते हैं तो वो कितना हो जाएगा, मास तो एम ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्टेंस कितना है देखो, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा एक्स एंड आर, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर, दिस इज द डिस्टेंस। तो एम आर स्क्वायर ये बनेगा इस केस में, ए बी वाले केस में, ठीक है। अगर हम उस एम पार्टिकल के लिए निकालते हैं, तो अब सबके लिए निकालना है तो जानते हो, जाहिर सी बात है, समेसन लगा दो काम हो जाएगा, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करना। अगला काम सुनो, इनको ओपन कर लो, तो कैसा मिलेगा, पहले तो समेशन एम हो जाएगा, एंड इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, कैसे कर सकते हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो तोड़ लो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, इस फॉर्मेट में इसको तोड़ सकते हैं। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो समेशन एम से मल्टीप्लाई कर दो, तो समेशन एम एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस समेशन एम आर स्क्वायर प्लस समेशन एम टू एक्स आर, ये बनेगा हमारा आई का फॉर्मूला, ठीक है। अब इस आई के फॉर्मूले में अगर ध्यान से देखो, तो ये वाली वैल्यू तो हमारी आईसीएम की है ना, ये वाली वैल्यू देखो आईसीएम की है, तो इसके जगह पे आईसीएम रख दो। ये वाली वैल्यू तो हमारी इसके जैसा दिख रहा है, तो इसको तो छोड़ दो, बच्चा ये वाली वैल्यू एम एक्स आर, ठीक है। इस एम एक्स आर वाली वैल्यूज में ना एक्स जो होता है वो कांस्टेंट होता है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस होता है ना, एक बारी जब एक्सिस को रख लोगे ना, तो डिस्टेंस आपका फिक्स हो जाता है। तो एक्स की वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट होती है, तो इधर लिखेंगे इन सिस्टम एक्स इज कांस्टेंट, ठीक है। एक्स आपका जो होता है भैया वो कांस्टेंट होता है। अगर एक्स कांस्टेंट है तो सारी वैल्यूज, उसके बाद अगर कांस्टेंट की वैल्यू जानते हो, जाहिर सी बात है जीरो पुट करते हैं हम लोग, है ना, कांस्टेंट के टर्म पे। तो कांस्टेंट रखेंगे तो इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। तो इसको हटा दो, तो इसको नेग्लेक्ट, इस वाले पार्ट को नेग्लेक्ट कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब नेग्लेक्ट करने के बाद क्या बचा है, तो वो चेक कर लो। तो ये बचा है आई इज इक्वल टू, ये वाले पार्ट बचा है समेशन एम एक्स स्क्वायर बचा है, प्लस में ये वाले पार्ट को आप ये लिख सकते हो आईसीएम करके। तो दिस इज द फॉर्मूला, फिर से बन गया हमारा आईसीएम प्लस समेशन, समेशन एम है ना, तो समेशन एम का मतलब होता है इस छोटे से पार्टिकल का मास है। पूरे पार्टिकल का मास क्या था हमारे पास में, कैपिटल एम करके था, तो इसको बाहर करके ऐसे भी लिख लो, कैपिटल एम एक्स स्क्वायर, इस तरीके से सिंपल आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारे पास में फिर से बन जाएगा। तो इस तरीके से आप उसके प्रूफ को भी डिफाइन कर सकते हो, पैरेलल एक्सिस के थ्योरम को आई इज इक्वल टू आईसीएम प्लस एम एक्स स्क्वायर करके आपका फॉर्मूला फिर से मिल जाएगा, ठीक है। तो प्रूफ के लिए पहला काम क्या करना होगा, सपोज करेंगे एक छोटे से पार्टिकल, मतलब उस पूरे सिस्टम का एक छोटा सा पार्टिकल लेंगे, ठीक है, जिसमें से उसको रखेंगे कहाँ पे, तो रखने का तरीका है कि आप उसको सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस से आर डिस्टेंस पे रख लेना। रखने के बाद उससे सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना, फिर जिस एक्सिस को रखे थे उसके पैरेलली उससे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना, सीधे आपको ये फॉर्मूला बनेगा आई इक्वल टू आईसीएम प्लस एम एक्स स्क्वायर। बस ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे है कि इस वाले पार्ट्स को आपको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा बाद में, क्योंकि एक्स की वैल्यू कांस्टेंट होती है, क्योंकि फिक्स हो जाती है वैल्यू। जब एक बार पैरेलली उसको आप सेट कर देते हो तो उसकी वैल्यू फिक्स हो जाती है, मतलब पैरेलली उसको कहीं पे भी लेके जाओगे तो वो तो वैसे ही पड़ा रहेगा ना। तो पैरेलल कंडीशंस में कभी कभी तो मिलने वाले हैं नहीं, पैरेलल का मतलब ये होता है कि दोनों लाइंस तो कभी नहीं मिलेंगी, और कभी मिलेंगी नहीं तो उनके बीच का डिस्टेंस तो लगभग एक बार फिक्स करने के बाद सेम ही रहने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से आप पैरेलल एक्सिस के थ्योरम को डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, आई इक्वल टू आईसीएम प्लस एम एक्स स्क्वायर, पैरेलल एक्सिस का थ्योरम मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए। इनको नोट करिए, तो फिर आगे डिस्कस करेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस का थ्योरम, ठीक है। चलिए चलिए आगे डिस्कस करेंगे थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है। अब थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस वाला चीज अगर आपको याद हो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हमने इसका एक एग्जांपल दिया था, एक एग्जांपल जिसको हमने समझ लिया था उसी टाइम पे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो उसमें हमने एग्जांपल लिया था, तो उस एग्जांपल के हिसाब से हमारे पास में परपेंडिकुलर एक्सिस का एक फॉर्मूला आया, याद होगा आपको, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। ये फॉर्मूला बना था हमारे पास में परपेंडिकुलर थ्योरम का, ठीक है, परपेंडिकुलर एक्सिस के थ्योरम का फॉर्मूला बना था कि जेड एक्सिस का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो एक्स एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड वाई एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के बराबर होता है, ठीक है। अब एक्चुअली इसमें होता क्या है कि जब आप 3D डायमेंशन में चलते हो, ठीक है, 3D कह सकते हैं, फिर 2D कह लो, है ना, 2D डायमेंशन में, ठीक है। तो जब 2D डायमेंशन में चलते हो
और जब आप एक्स वाई जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है, या फिर 3D डायमेंशन में एक्स वाई जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है, जब आप एक्स वाई जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हो और एक्स एंड वाई एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करते हो, ठीक है, पहली चीज तो उन तीनों को तो परपेंडिकुलर रखना है। देखो जब आप परपेंडिकुलर थ्योरम चलाओगे ना, तो ये याद रखना कि सारी एक्सिस जो होंगी वो पहले तो परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ठीक है, चाहे दो एक्सिस हो, चाहे तीन एक्सिस हो, चाहे चार एक्सिस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी एक्सिस, जाहिर सी बात है फिलहाल तो तीन ही एक्सिस मिलेंगे एक्स वाई जेड करके, तो तीनों एक्सिस एक दूसरे के साथ में परपेंडिकुलर होनी चाहिए, पहली कंडीशन ये होती है। उसके बाद जब आप एक्स एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करोगे, फिर वाई एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करोगे, और दोनों का जब सम निकालोगे तो किसी एक ऐसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर आएगा जो किसी तीसरे को रिप्रेजेंट करेगा, जिसको हम लोग जेड के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब करना क्या होता है, जैसे फिगर की बात करें तो लेट सपोज ये हमारे पास में एक सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम जानते हो भैया, एक्स वाई एन जेड करके, ठीक है, ये हमारे पास में एक्स वाई जेड करके एक सिस्टम है। फिलहाल तो एक्स वाई ही होता है जिसमें हम लोग जेड अपनी तरफ से एक बढ़ा लेते हैं, है ना। एक्स वाई जेड करके सिस्टम है। इस सिस्टम में लेट सपोज इधर पे हमारे पास में एक पॉइंट है पी, ठीक है, पी पॉइंट है। इस पी पॉइंट का मतलब होता है कि मतलब एक ऑब्जेक्ट है, उस पी पॉइंट पे हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है भैया एम एंड कोऑर्डिनेट है एक्स एंड वाई, ठीक है, मास है एम एंड कोऑर्डिनेट है एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई ले लें, हाँ ठीक है, एक्स एंड वाई लेके चलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका कोऑर्डिनेट ले लेते हैं एक्स एंड वाई। अब एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट होने का मतलब क्या हो गया कि एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस अगर देखा जाए तो वो चलेगा एक्स, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस देखा जाए तो वो चलेगा वाई, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट एक्स वाई का मतलब हो गया। तो हमने क्या करा कि हमने एक सिस्टम बनाया ऐसा, ठीक है, उस सिस्टम में एक मतलब एक ऑब्जेक्ट ले लो, इधर पे एक ऑब्जेक्ट बना लो, रैंडमली कोई सा ऑब्जेक्ट बना लो, उस ऑब्जेक्ट का मास ले लेते हैं एम, और वो ऑब्जेक्ट का जो कोऑर्डिनेट है जो एक्स वाई प्लेन में रखा गया है, जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स एंड वाई, जिसका मतलब होता है कि एक्स एक्सिस पे वो उसका वैल्यू है एक्स एंड वाई एक्सिस पे वैल्यू है उसका वाई, ठीक है, इस तरीके से। एंड आगे हम जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे तो लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के थ्रू जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने जाओगे तो क्या मिलेगा भैया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के थ्रू आई मतलब आई एक्स करेंगे और लिखेंगे एम एक्स स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से आराम से निकाल सकते हो। अगली बात, अच्छा एक चीज और, अगर ऑब्जेक्ट आपका इधर पे रखा है, ठीक है, ध्यान देना, एक्स स्क्वायर आएगा कि वाई स्क्वायर आएगा उसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं। मास ऑब्जेक्ट का कितना है एम, ठीक है, ये एक्सिस आपकी एक्स वाली है, ठीक है, जिसपे वैल्यू है एक्स, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, हमारा ऑब्जेक्ट इधर पे रखा है तो ये वाला डिस्टेंस हमारा कितना होगा, इस एक्सिस से मास का डिस्टेंस कितना होगा, तो ये वाली डिस्टेंस देखो तो वाई है और इसके हिसाब से डिस्टेंस देखो तो एक्स है। तो याद रखना क्या, जब आप एक्स एक्सिस के थ्रू निकालोगे तो इस वाली लाइन की वैल्यू चाहिए जो कि होगी वाई स्क्वायर करके, ठीक है, ऐसा करके निकालोगे, ठीक है, ये याद रखना। या फिर एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका आप चाहो तो सिंपली इसको ऐसा एम एक्स करके लिख सकते हो या फिर एम वाई करके भी लिख सकते हो, कोई एक तो वैल्यू उसकी उठाना डिस्टेंस वाली, ठीक है, एक सेकंड, कहाँ चला गया यार, चलो। तो ये क्या करेंगे, जब इस वाले एक्सिस के थ्रू निकालने जाओगे ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है हमारे पास में वाई, तो इधर पे लिखेंगे आप क्या, वाई का स्क्वायर, ठीक है, ये चीज याद रखना, कंफ्यूजन ना रखना कि एक्स एक्सिस वाला है तो सीधा सीधा एम एक्स करके लिख देंगे काम चल जाएगा, मतलब एक्स एक्सिस वाला है तो सीधा सीधा ऐसा लिख देना एम एक्स स्क्वायर, ऐसा नहीं करना, ठीक है। वाई एक्सिस वाला है तो सीधा सीधा भैया एम वाई स्क्वायर, जेड एक्सिस वाला है तो सीधा सीधा ऐसे कर लेंगे एम जेड स्क्वायर, ना ऐसा मत करना, नहीं तो ना ये पूरा का पूरा तुम्हारा गलत हो जाएगा, ठीक है, एक ही बार में सबका सब तुम्हारा गलत हो जाएगा। तो करना क्या होगा, सबसे पहले देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने का क्या तरीका होता है हमारे पास में, ऑब्जेक्ट का मास देखो कितना है, उसका एक्सिस के थ्रू डिस्टेंस कितना है, तो एक्सिस हमारा ये है, मास आपका m सपोज करा है एंड डिस्टेंस उसका ये वाला है, तो ये वाला डिस्टेंस हमारे पास में y के पैरेलली जा रहा है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा y, तो ये बनेगा हमारे पास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस, ठीक है। अगला काम लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस, ठीक है, इनर्शिया अबाउट y एक्सिस, तो y एक्सिस के थ्रू निकालना है तो देखो
वाई एक्सिस के लिए लिखना आई वाई करके, मास तो वही रहने वाला है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब वाई एक्सिस के लिए निकालने जाओगे तो ये हमारा वाई एक्सिस, एंड वाई एक्सिस से डिस्टेंस चाहिए हमको ये वाली डिस्टेंस चाहिए। तो ये वाली डिस्टेंस देखो एक्स के पैरेलल जा रही है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एक्स। तो लिखेंगे एम एक्स स्क्वायर, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर वाई एक्सिस, आई वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स स्क्वायर करके आएगा, ठीक है। अगली चीज तीसरी हमको क्या निकालनी है, जेड एक्सिस की, ठीक है। तो जब जेड एक्सिस की निकालोगे तो लिखोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, अबाउट जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस के थ्रू जब मोमेंट ऑफ एनर्जी फाइंड आउट करना होगा तो जेड एक्सिस ये हमारे पास में मतलब कुछ इस तरीके से होता है। जेड एक्सिस देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस ये वाली होती है जिसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करा जाता है फिगर में। तो जेड एक्सिस हमारी ये है, एंड इस जेड एक्सिस के थ्रू इसका डिस्टेंस चाहिए होगा आपको ये वाली। तो ये डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, इसको इधर से मिलाओ एंड ये डिस्टेंस को फाइंड आउट करो, ठीक है। अब ये डिस्टेंस को फाइंड आउट करने का सबसे आसान तरीका क्या है, इनको मिला लो, है ना। जैसे ही मिलाओगे ये डिस्टेंस x, ये वाली डिस्टेंस हमारे पास में y के पैरेलली y है, तो ये वाली एक ट्रायंगल बन जाएगा भैया, है ना। एक ट्रायंगल बनेगा, और ट्रायंगल में जानते हो ये वाली डिस्टेंस का अगर वैल्यू चाहिए तो सपोज करो इसका नाम हम दे देते हैं r, ठीक है। तो उस r की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, r स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करके, ठीक है। तो जब जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करोगे तो क्या मिलेगा, जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो हो जाएगा आई जेड इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ठीक है। हमने ये डिस्टेंस को सपोज करा है आर, और आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आगे बढ़ाएंगे, आई जेड इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एम से मल्टीप्लाई करो, एम एक्स स्क्वायर प्लस एम वाई स्क्वायर, एंड आई जेड क्या हो जाएगा, आई जेड इज इक्वल टू एम एक्स का मतलब आई वाई, एम वाई का मतलब आई एक्स। ये होगा हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर परपेंडिकुलर थ्योरम, ठीक है। मतलब एम एक्स की वैल्यू होती है आई वाई, ठीक है। एम वाई की जो वैल्यू मतलब एम एक्स की वैल्यू आई वाई इधर है ना, और एम वाई की जो वैल्यू है वो आई एक्स के फॉर्मेट में होती है। तो ये होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, जो हमको चाहिए होता है। तो परपेंडिकुलर थ्योरम क्या बोलता है भैया, फिर से एक बार सुन लो। परपेंडिकुलर थ्योरम में आपके पास में 3 एक्सिस होंगे जो परपेंडिकुलर रखे रहेंगे एक दूसरे के साथ में, जिसमें से 2 एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तीसरे के बराबर होगा। 2 एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम करोगे तो वो किसी तीसरे मोमेंट एक्सिस की मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर आएगा। तो हमने वही करा कि 2 एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाउंड आउट करा, तो एक्स और वाई का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास में आया वो अगले तीसरे किसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर आया है, ठीक है, किसी एक्सिस का। तो हमने उस एक्सिस को नाम दे दिया z एंड रिप्रेजेंट करा था उसके डिस्टेंस को r से, एंड हमने जब उसको कैलकुलेट करा तो हाँ जाहिर सी बात है सही आया है ना। तो इस तरीके से आप परपेंडिकुलर थ्योरम के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड आउट करोगे। फॉर्मूला बनेगा आई जेड इज टू आई एक्स प्लस आई वाई, एंड जब पैरेलल थ्योरम की बात चलेगी तो पैरेलल थ्योरम में एक एक्सिस आपका सेंटर ऑफ मास पे होना चाहिए, दूसरा आप उसके पैरेलल कहीं पे भी रखोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिलेगा उस टाइम पे, आई इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला बनेगा जिसमें m जो होता है भैया वो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है, x जो होता है पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो ये दोनों आज के लेक्चर्स के हमारे टॉपिक्स थे, पैरेलल थ्योरम एंड परपेंडिकुलर थ्योरम, ठीक है। तो अगर इस थ्योरम्स में आपको कोई डाउट हो तो ये इसका प्रूफ था, है ना, ये प्रूफ था इसका। तो ये मत कहना कि इसका प्रूफ कराया नहीं, यही प्रूफ था इसका, ठीक है। तो कोई डाउट हो भैया तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, एंड नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट रॉड के बारे में, फिर रेक्टेंगुलर लेमिना के बारे में, उसके बाद डिस्क स्फीयर वगैरह इन सब के बारे में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप आप सब लोग लेक्चर्स देख रहे होंगे, कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।